welcome to all of you. We were doing banking in the last lecture. अभी तक banking complete नहीं हुआ है. A question is left. One question is left. After which we will complete banking. और उसके बाद में होगा इंश्योरेंस स्टार्ट. बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफिकल्ट एज इन थोड़ा चैलेंजिंग है. सो मोर डिफिकल्ट एंड बैंकिंग, आई मस्ट से. ई बैंकिंग सर्विसेज एक बार फिर से रिकैप कर लेते जो लास्ट सेशन में हुआ था. एकदम शॉर्ट रिकैप. बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग फंक्शंस के बारे में बात की थी. प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में मतलब दो फंक्शंस होंगे तो दो बातें होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी होगा तो दो बातें होंगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस और ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. डिपॉजिट्स होगा तो दो बातें होंगी, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट होगा तो भी दो बातें होंगी, एफडी एंड आरडी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. डिमांड होगा तो भी दो बातें होंगी, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. क्लियर. और लोन्स एंड एडवांसेस होगा, मतलब लोन्स एडवांसेस, ये भी दो बातें. लोन्स लॉन्गर पीरियड यूजुअली, एडवांसेस शॉर्टर पीरियड के लिए था. लोन होगा तो तीन बातें होंगी, एडवांसेस होगा तो भी तीन बातें होंगी. लोन होगा तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. एडवांसेस में कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फिर था एजेंसी एंड यूटिलिटी, उसके अलग फंक्शन थे. बैंक एजेंट होती है, बैंक ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स कुछ काम करती है तो एजेंसी फंक्शंस. यूटिलिटी मतलब बेनिफिशियल फंक्शंस थे. एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट, ई बैंकिंग सर्विसेज. ई बैंकिंग सर्विसेज, last question of the banking. Now what is e-banking? As we all know, e-banking stands for electronic banking or virtual banking. मतलब physical touch missing है. E-banking is the result of the development in the field of electronics and computers. Under e-banking, the banking operations are computerized. Some of the elements of e-banking. Now there are how many elements? Total seven. We will cover all one by one. First is automated teller machine, ATM. सबको पता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसको ATM पता नहीं. But check the spelling, because बहुत लोगों को यही लगता है कि any time money, all time money, in Marathi अस्तिल तरमितील वगैरह. Okay, that's a funny part. But anytime money, all time money कुछ नहीं होता. It's automated teller machine. It is nothing but a cash counter, but not a physical cash counter. Not a physical cash counter. Automated है, machine के through operate होता है. Wherein money can be deposited or it can be withdrawn. Sir हमने तो नहीं देखा, नहीं. अगर देखा होगा, बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा कि एक ऐसा मशीन होता है जहाँ पे मनी डिपॉजिट भी होता है, कैश डिपॉजिट भी होती है और विड्रॉ भी होती है. That machine is particularly known as CDM. You can see at the last line CDM is there. What is CDM? Cash deposit machines. CDM हो या normal ATM machine हो, दोनों ATM में उन्होंने cover कर लिया है. Normally, obviously, people go there for withdrawal of money. But even CDM is a very fantastic option to deposit the money at 10 PM, 12 PM. रात को 2 बजे deposit करना है, account में tension नहीं है. बैंक में जाके लाइन में रहने की भी जरूरत नहीं है. Electronic machine which are operated by the customer on his own to withdraw or deposit money. It can be used for other banking transactions as well, like you can check your balance, you can transfer money. वहाँ पे होते हैं, मतलब very rarely, कोई ज़्यादा यूज नहीं करता. कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते. रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, चेकबुक वहाँ से प्रिंट होके चेकबुक आएगा नहीं. यू कैन गिव अ रिक्वेस्ट. और बैंक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी डन. मिनी स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस. आ जाता है एक स्लिप और वहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आ जाते हैं. नाउडेज ATM
also provide facility of CDM, that is cash deposit machine. So earlier it was not there. Earlier you can only withdraw money, but earlier means CDM machine आके भी 7-8 साल मिनिमम हो गए. ऐसा नहीं है कि बहुत नया कॉन्सेप्ट. ATM is done, automated teller machine. टेलर का स्पेलिंग चेक कर लेना. सेकेंड पॉइंट क्रेडिट कार्ड एंड थर्ड पॉइंट डेबिट कार्ड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू? ये भी सब ने सुना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब ने सुना है. ऐसा कोई नहीं है जिसने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये टर्म्स नहीं सुने. एवरीवन नो. अच्छा, दोनों में फर्क क्या है ये अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा. अभी भी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि दोनों में फर्क क्या है. बहुत लोगों को पता होगा घर पे अगर है तो, पेरेंट्स का ऑब्वियसली. ऐसे समझो कि डेबिट कार्ड मतलब अपना हक का पैसा और क्रेडिट कार्ड्स मतलब उधार का पैसा. बोथ आर कंसिडर्ड एज प्लास्टिक मनी. आई रिपीट, बोथ आर कंसिडर्ड एज प्लास्टिक मनी. दोनों प्लास्टिक मनी. वहां पे नहीं दिया है सर, तुम लिखो. बोथ आर ट्रीटेड एज प्लास्टिक मनी बिकॉज दे perform the function of money only, but they are made of plastic. So प्लास्टिक मनी बोलते हैं उनको दोनों को, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड. काम तो पैसे का ही करते हैं. कैश नहीं है, टेंशन नहीं, कार्ड चल जाता है. क्रेडिट कार्ड भी चल जाता है, डेबिट कार्ड भी चल जाता है. नाउ सपोज आई विजिट डीमार्ट, शॉपिंग कर ली, बाद में स्ट्राइक हुआ कि कैश नहीं है, या पहले से मेरे पास कैश थी नहीं, मेरे को कार्ड ही स्वाइप कर. तो इन दैट केस I may either select option of debit card or credit card. दोनों में फर्क क्या है? See, for DMart's point of view, there is no difference whether it is a debit card or whether it is a credit card. From DMart's point of view, it does not make any difference. But for me, it makes a huge difference. Debit card में मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, D for debit, D for deduct, इसे याद रखो. और डीमार्ट के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा. क्रेडिट कार्ड स्वाइप करूंगा तो भी डीमार्ट के अकाउंट में पैसा क्रेडिट ही होने वाला है, लेकिन बैंक पे करेगी. मेरे अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा, बैंक पे करेगी और मुझे बाद में बैंक को रीपे करना पड़ेगा. मुझे बाद में बैंक को रीपे करना पड़ेगा. आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट कि कोई क्रेडिट कार्ड ले, बिकॉज 10-15 दिन में रिपे करना होता है और नहीं करोगे तो फिर बाद में तगड़ा इंटरेस्ट लगता है. तो अगर तुम 10-15 दिन में रिपे कर सकते हो तो 10-15 दिन के बाद ही लो ना, जो भी कमोडिटी लेनी है, जो भी शॉपिंग करनी है. तो क्रेडिट कार्ड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है. कुछ लोग ऐसे हैं ऑब्वियसली जिनको बराबर पता है कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करने का, बिकॉज देयर आर सर्टेन रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन इट. यू कैन रिडीम दैट पॉइंट, फिर पेट्रोल पंप पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है या मूवी टिकट्स फ्री में मिलते हैं. दैट इज देयर स्ट्रेटेजी बेसिकली टू मेक यू टेम्प्ट एंड टू encourage you to shop more and more. But I personally suggest credit cards are very harmful to the economy. But this is my personal opinion. And when I make any personal opinion like this, I have a strong background for the same. Because credit card अपने को उधार पे जीने की आदत डाल देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं रहती. क्रेडिट कार्ड हम लोग क्या बनिए के पास जाके नहीं स्वाइप करते कि एसेंशियल है. So we go to DMart and not DMart exactly, in electronic showroom like VSP or any other showroom, जहाँ पे एक्सपेंसिव गैजेट खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया. 10-15 दिन में रिपे करना होता तो 10-15 दिन में खुद ही मैनेज कर लेते. So usually ऐसे कुछ बनता नहीं है. There are very few people जो क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट ही लेते हैं, वो उनको आदत नहीं पड़ती क्रेडिट. So in general, credit cards are very bad. In 1960s, credit cards were launched in US. और उनका इंटेंशन ये था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे दो, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करें और लोगों के बिजनेसेस चले. ये क्रेडिट कार्ड का मेन मोटो था. जब यूएस में 1950s एंड 1960s में क्रेडिट कार्ड का सिस्टम स्टार्ट हुआ, अपने यहाँ पे 20-25 नहीं, सॉरी,
90s में स्टार्ट हुआ था ये पार्ट, क्रेडिट कार्ड्स उतना चला नहीं उस वक्त, बिकॉज अपना टेंडेंसी ऐसे रहता है कि हम लोग उधार लेके खरीदते नहीं है। होम लोन से अलग बात है। अपना एक अच्छा सिस्टम था कि हम लोग उधार पे कोई लग्जरियस आइटम्स नहीं खरीदते। फार्मर्स चलेंगे वो जरूरी रहता है। होम लोन इट इज रिक्वायर्ड। व्हीकल लोन्स भी उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए व्हीकल्स उतने दिखते भी नहीं थे। तो ये आदत डाल दी लोगों को कि हम लोग उधार देने के लिए तैयार है, आप ले लो, व्हीकल्स ले लो, क्रेडिट कार्ड्स ले लो। सामने से फोन आता है कि आप उधार ले लो। तो ये बातें हैं कुछ। सच में जरूरत होगी ना तो बैंक लोन नहीं देगी, लेकिन व्हीकल लोन बैंक सामने से देने के लिए तैयार है। इफ यू गो टू अ बैंकर एंड से कि वी नीड फाइनेंस फॉर विच पर्पज सर, नहीं घर में जरूरत है, लॉकडाउन वगैरह जो भी फेज है, नहीं वी कांट गिव यू लोन। व्हीकल लोन आपको मिल जाएगा, हम सामने से दे देंगे, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पे नहीं करोगे तो हम व्हीकल उठा के लेके जाएंगे। ये सब बिजनेस कम्युनिटी का स्ट्रेटेजी है टू गिव यू टेम्पटेशंस कि उधार मिल रहा है चलो ले लो, बट दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर व्हीकल जरूरत है तो ही व्हीकल लोन लेके खरीदो। इफ यू हैव सफिशिएंट कैश तो भाई जो चाहिए खरीद सकते हो, बट दिस इज, आई पर्सनली फील दिस इज नॉट अ गुड मोड। डेबिट कार्ड्स थम्स अप, परफेक्ट, होना ही चाहिए। डेबिट कार्ड तो होना ही चाहिए सबके पास, बिकॉज वो तो औकात में रहना ही सिखाता है। जितना अकाउंट में पैसा है उतना ही मैं खर्चा करूंगा। सो डेबिट कार्ड इज गुड, डेबिट कार्ड इज रिक्वायर्ड बाय द वे। देयर आर मेनी मोड्स जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही अलाउड है, तो डेबिट कार्ड तो होना ही चाहिए सबके पास, यूटिलाइज करना ही चाहिए सब। शॉपिंग करो, कम करो, ज्यादा करो, बट डेबिट कार्ड मस्ट बी देयर, मतलब सबके पास होना चाहिए जो लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करने वाले। बट क्रेडिट कार्ड आई पर्सनली फील नहीं होना चाहिए। देयर आर रीजंस फॉर दैट। यूएस में अचानक हुआ कि 1960s के बाद अचानक कंजम्पशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। यू नो व्हाट इज डिमांड बढ़ जाना, तो उसके बाद क्या होता है, सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गया। व्हाट इज दैट सर? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया, तो कॉस्ट कम हो गई, प्राइजेस तो उन्होंने बढ़ा ही दिए, तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। This is called as consumerism in economics. That is not my subject, but this is called as consumerism. और इसमें एक क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी था। उसमें बैंक्स ने भी पैसे कमाए और बिजनेसमैन ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। और यूएस में आज भी वो कल्चर चल रहा है, स्पेंड मोर एंड मोर, स्पेंड मोर एंड मोर। तो जब यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, सेविंग्स रखा ही नहीं था, सब कुछ खर्चा करते थे। ये बहुत गलत अप्रोच है। इंडिया में भी ये कुछ 8-10 साल में अप्रोच आ गया है। लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं वगैरह। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच वी ड्रॉ और वी लर्न फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। स्पेंड मोर एंड मोर, यू शुड सेव मोर एंड मोर, एंड यू शुड स्पेंड ऑल्सो, बट ऑन एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का डेफिनेशन ऑब्वियसली सबका अलग अलग होता है, बट सेविंग भी चाहिए। एंड क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल नहीं। स्पेंड करो, अपने बैंक अकाउंट में है वो, क्रेडिट कार्ड्स नहीं। मेरे पास तो अभी भी नहीं है, मैं कभी लूंगा भी नहीं क्रेडिट कार्ड एक्चुअली, अनलेस एंड अनटिल इट इज सो बेनिफिशियल। और अगर मैं लूंगा तो बहुत प्रिकॉशन से यूज करूंगा। तो इट इज जनहित में जारी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू यू, सजेशन टू यू, कि लाइफ में क्रेडिट कार्ड अगर लोगे तो बहुत सोच समझ के यूज करना। और इट इज बेस्ट थिंग के लेना ही मत, तो टेम्पटेशन होंगे ही नहीं। गो फॉर डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा स्कीम्स होती है, ज्यादा डिस्काउंट मिलता है अमेजोन की तरफ से। मोबाइल फोन्स अगर है वन प्लस या एटसेट्रा, तो उसके ऊपर ना पर्टिकुलर बैंक से क्रेडिट कार्ड को ज्यादा, डेबिट कार्ड्स के ऊपर ज्यादा ऑफर्स नहीं है, बिकॉज वो तो वैसे भी यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा ऑफर्स देते हैं, बैंक्स भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमा लेती है और डिमांड बढ़ रही है। तो ये स्ट्रेटेजी है उन लोग का। एनीवेज चलो भाई, अपना उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट मोड that allows card holder to pay for different transaction he performs. The issuing bank creates a revolving account, and grants a line of credit
to customer or user. Credit card offers convenience to customer as customers need not carry cash. लेकिन बात एकदम समझो सरल है, पहले बैंक पे करती है एंड देन अकाउंट देन द क्लाइंट विल रीपे. अच्छा एक और बात, क्रेडिट कार्ड अगर हमको चाहिए तो उसके लिए बैंक में अकाउंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट ही अलग होता है. बैंक में अकाउंट होने की जरूरत नहीं है. मतलब अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में है ऑब्वियसली, तो मेरे पास आईसीआईसीआई का भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है, एचडीएफसी का भी हो सकता है, कोटक का हो सकता है, कोई भी बैंक का हो सकता है, जिसमें मेरा अकाउंट होने की कोई जरूरत नहीं है. क्रेडिट कार्ड का कोई लेना देना ही नहीं है बाकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से. इट इज अ टोटली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. डेबिट कार्ड्स के लिए ऑब्वियसली अकाउंट होना चाहिए. ओके और एक चीज वेट, इंटरेस्ट के बारे में दिया ही नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू राइट दैट बैंक ग्रांट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू रीपे, एंड इफ ही डू नॉट पे, if he does not pay any amount within that period, then the interest will be charged. Interest तगड़ा होता है, interest rate of interest is very high. Addiction है credit cards. Debit card essential है. Most of the banks nowadays offer debit card as soon as account is opened by account holder. सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, डेबिट कार्ड मिल ही जाता है. एफडी में सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज एफडी में तो विड्रॉल अलाउड ही नहीं है, पीरियड खत्म होने के बाद ही करना है. थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट्स द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट. सम बैंक्स ऑफर पर्सनलाइज्ड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स. पर्सनलाइज फोटो वगैरह होता है, डजंट मेक एनी सेंस. अच्छा क्रेडिट कार्ड में एक चीज याद रखो, लिमिट होता है. तुम 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन करोगे नहीं, लिमिट है. ओवरड्राफ्ट में कैसा लिमिट है, वैसे क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट है. और उसमें भी टाइप्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ऐसे कुछ कार्ड्स के लिमिट्स होते हैं. मतलब जितना भारी वाला कार्ड होगा, डायमंड कार्ड का लिमिट सबसे ज्यादा होगा. ओके 15 डेज होता है, 21 डेज होता है, हर एक बैंक्स का अलग अलग होता है रूल्स, और कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है. बहुत ज्यादा मैंने तो उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज मेरे पास है ही नहीं. कई सुनी बातें हैं और जितना पढ़ा है उसके ऊपर मैं तुमको बोल रहा हूँ. डेबिट कार्ड तो भाई सुपर्ब चीज है. आगे बढ़ते हैं. 4th पॉइंट आरटीजीएस एंड 5th पॉइंट एनईएफटी. दोनों रिलेटेड है, जैसे क्रेडिट डेबिट रिलेटेड. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन. लेटर बॉक्स में, लेटर बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस के बाहर, वो भी तुमने यूज नहीं किया होगा, मैंने बचपन में यूज किया था. मॉम वगैरह बोलती थी कि लेटर लिखो मामा को. मामा गांव में रहते, तभी फोन्स नहीं थे, बहुत छोटा था, गांव में नहीं थे मतलब, तो लेटर लिख के आओ. लेटर लिखने की भी आदत हो जाती है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है वो फॉलो हो जाता है वगैरह. So I used to write a letter to my mama, say not frequently but many of the times, and then लेटर बॉक्स में वो लेटर डाल के आ जाते थे. येलो कलर का पोस्ट कार्ड था तभी. अभी वहां का इसका इससे क्या लेना देना, I'll tell you, don't worry, I'll explain. मैं लेटर डाल दूंगा, ऐसे बहुत लोग आएंगे और लेटर पोस्ट करेंगे, मतलब they will drop that letter in that letter box. पोस्टमैन एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा और उस वक्त लेटर बॉक्स में जितने भी लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स को एक साथ प्रोसेस करेगा टू द नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसमिशन के लिए, टू द नेक्स्ट स्टेप. बड़ा सिंपल सा सरल सा प्रोसीजर है. मेरे अकेले का लेटर एक साथ एक अलग नहीं जाएगा, सबके लेटर एक साथ प्रोसेस होंगे. तो अर्जेंट मैसेज नहीं जा सकता, रुकना पड़ेगा जब तक पोस्टमैन नहीं आता तब तक. ठीक है, तब तक वेट रुकना मतलब वहां पे लेटर बॉक्स के इधर में ऐसा खड़ा नहीं रहूंगा कब आएगा पोस्टमैन. अरे भाई लेटर बॉक्स में लेटर डाल के अभी निकल जाओ. नाउ दिस इज एनईएफटी. 5th point, we will do 5th point first and then RTGS. We will do first NEFT and then RTGS. National Electronic Fund Transfer. Now it is very similar to that transaction.
You need to give a request to the banker regarding payment. किसी को पेमेंट करना है, अभी मुझे सपोज मामा को पेमेंट करना है बैंक, तो मैं एनईएफटी ट्रांसफर करता हूँ, सपोज 15,000 आई वांट टू पे टू माय मामा, सेम मामा. My account will be debited, his account will be credited, as simple as that. But there are transactions in batches में होते हैं, वेटिंग पीरियड होता है. से फॉर एग्जांपल हर आधे घंटे में, अभी वो आधे घंटे में कर दिया, हर आधे घंटे में प्रोसेसिंग होता है. तो आधे घंटे में जितने लोगों के एप्लीकेशंस हैं, वो सारे लोगों का एप्लीकेशन एक साथ प्रोसेस होगा. मतलब सारे लोगों को पेमेंट एक साथ सेटल किया जाएगा, उनके पास वो सिस्टम होती है. तो मैं अगर गया कि मुझे अभी अभी पेमेंट चाहिए, नहीं सर रुकना पड़ेगा. फिक्स होता है, मतलब ऐसे नहीं कि हर बंदा जाएगा तो आधे घंटे रुकना पड़ेगा. अगर तुमको पता है कि कौन से टाइम पे वो एग्जैक्ट सेटलमेंट होने वाला है, उसके 2-3 मिनट पहले पहुंच जाओ, पहले रिक्वेस्ट दे दो, इमीडिएटली हो जाएगा. बैचेस में ट्रांजैक्शन होगा. तो अगर तुम वो बैच खत्म होने के बाद में रिक्वेस्ट दे रहे हो तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा. ठीक है. सिमिलरली पोस्टमैन जब आएगा तब वो लेटर लेके चला जाएगा सारे लोगों के. वैसे ही एनईएफटी में होगा. उस आधे घंटे के फ्रेम में, वो विंडो में, अगर 15 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है फॉर पेमेंट ट्रांसफर, तो 15 लोगों का एक साथ सेटलमेंट होगा. सेटलमेंट मतलब सर एक्चुअल पेमेंंट होगा. तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा सर. नहीं रे, लेटर बॉक्स का ही लॉजिक. तुम लेटर देके निकल जाओ, वैसे तुम पेमेंट का एप्लीकेशन देके निकल जाओ. एक्चुअल पेमेंट विल बी मेड एज पर द बैच. तो यही है एनईएफटी, यही है एनईएफटी. बड़े काम की चीज है, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता. इसीलिए एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अंडर दिस सिस्टम funds are transferred electronically from one branch to another branch. Same bank हो सकती है, or one bank to another bank in the country. बैंक एक ही है, बैंक अलग भी हो सकती है, ब्रांच अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Client has to give details of NEFT code of branch. ब्रांच का कोड होता है, ब्रांच कोड होता है. एंड अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी मतलब सर जिसको पेमेंट देना है उसको बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिशियरी. पेई जिसको पेमेंट होने वाला है, बेनिफिशियरी. टू होम द मनी इज टू बी ट्रांसफर्ड. ठीक है. नाउ एनईएफटी सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स के बाद नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस सेटलमेंट्स ऑफ फंड्स ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन एनईएफटी सिस्टम इज डन ऑन हाफ आवरली बेसिस. आधे घंटे में प्रोसेसिंग हो. There are 24 half-hourly settlement batches run from 8 AM to 7 PM. So this working hours मतलब banking hours नहीं है, थोड़ा ज्यादा है. On all working days of week, मतलब 7-2 चलेगा. The main difference between NEFT नहीं, ये पहले RTGS करना पड़ेगा, फिर बाद में इसके ऊपर आते हैं. सर पहले NEFT क्यों बताया, समझो ना. RTGS में ऐसा होगा कि मैंने लेटर दे दिया तो मेरा लेटर इमीडिएटली पोस्टमैन लेके जाएगा, वो किसी और लेटर के लिए नहीं रुकेगा. मैं कोई भी टाइम पे जाऊं, मेरे अकेले का लेटर पोस्टमैन अलग से भेजेगा. सेम रूल एनईएफटी का है. मैं जब पेमेंट का एप्लीकेशन दूंगा तो मेरा पेमेंट पहले हो जाएगा. वेटिंग पीरियड कुछ नहीं होगा. बैचेस में ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, इमीडिएटली मेरा पेमेंट हो जाएगा. What is real time? Immediate time. What is gross settlement? Without any batches, without any waiting period, without any batches specifically. ठीक है. तो किसी के साथ मेरा पेमेंट बैच में नहीं जाएगा. इसको ऐसे समझो ना. एनईएफटी मतलब ग्रुप ट्यूशन, आरटीजीएस मतलब पर्सनल ट्यूशन. तुम जब आओगे तुम्हारा ट्यूशन स्टार्ट. बैंकिंग आवर्स में, सॉरी that hours जो दिए है उसमें ही बिजनेस आवर्स. वेरी सिंपल है. लॉजिकली इट इज वेरी सिंपल. Now RTGS stands for real time gross settlement. You are supposed to explain what is real time and what is gross settlement. Transfer of funds from money takes place, same है. Real time and gross basis अलग है.
एनईएफटी से। तो रियल टाइम का मतलब समझो पहले सेकंड पैराग्राफ में, नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। रियल टाइम का मतलब इमीडिएट टाइम, इमीडिएट ट्रांजैक्शन होगा विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। The transactions are settled as soon as they are processed. The receiving bank has to credit the account of the client within 2 hours. उसके अकाउंट में, रिसीविंग बैंक मतलब मामा की बैंक, तो उसको बैंक को मामा के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करने पड़ेंगे, लेकिन यहां से पैसे इमीडिएटली जाएंगे। ग्रॉस सेटलमेंट 1-to-1 बेसिस, फर्स्ट लाइन पे देखो तुमको मिल जाएगा। ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। मैंने बोला ना बैचेस में होगा ही नहीं। द मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख रुपीज। ये समझा नहीं सर? देखो सेम ही एप्लीकेशन होता है एनईएफटी आरटीजीएस का। अमाउंट बड़ी है तो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आरटीजीएस होगा, और अमाउंट कम है तो एनईएफटी होगा। वहां पे उन्होंने 2 लाख दिए है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सम बैंक जिसमें 1 लाख है, कुछ बैंक्स में 3 लाख है। तो मतलब समझा नहीं सर? 2 लाख तक अगर अमाउंट है तो एनईएफटी होगा, 2 लाख के ऊपर गया तो आरटीजीएस होगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये अमाउंट चेंज होती है, ऐसा नहीं है हर बैंक की अलग अलग हो सकती है। ठीक है? सो दिस इज आरटीजीएस। एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया। आई ऑब्वियसली रिवाइज दिस पार्ट अगेन in the last part of the lecture, don't worry. Next 2 points, last 2 points. 6 point is extremely simple. मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना obviously, but still we will cover नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो क्या इसमें क्या लिखने की जरूरत है? वाई इंटरनेट, वाई थ्रू गैजेट्स। सेकेंड लाइन पे देखो फिर भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, अदर गैजेट्स एक्सेट्रा। Through these gadgets we can operate or we can do banking functions. What are those functions? Obviously money withdraw नहीं कर सकते, we can transfer money, we can check our balances, we can give an application for checkbook. Okay, that's it. और क्या हो सकते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस? स्टेटमेंट चेक करना, बैलेंस चेक करना, पेमेंट करना, चेकबुक के लिए एप्लीकेशन देना, डेबिट कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन देना। These are the operations basically clients do, customers do, account holders do. ये नेट बैंकिंग है। यहाँ पे दिया नहीं है, but you can easily write password is there, right? Login ID, password are the details which are required for banking transactions. लिख सकते हो। वहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन क्या रॉन्ग थोड़ी लिख रहे हैं, रॉन्ग नहीं लिख रहे और रिलेवेंट है तो जरूर लिखना। मोबाइल बैंकिंग क्या मतलब यार, अभी बोलो। थ्रू मोबाइल फोन्स, मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। रजिस्टर विद बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजैक्शन। यूनिक कोड मिलता है। द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजैक्शन सच एज, अगेन सेम, रिक्वेस्ट फॉर बैलेंसेस, ट्रांसफर मनी, स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट सर, चेक अगर इशू किया या गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है तो इमीडिएटली बैंक को एप्लीकेशन या इंस्ट्रक्शन दे दो, पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस में होगा तो पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। चला गया उसके अकाउंट में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेस में है तो वापस आ सकता है। स्टॉप पेमेंट, इशू ऑफ चेकबुक एक्सेट्रा, इशू ऑफ चेकबुक का रिक्वेस्ट। सो ये इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। आई एडवाइज यू कि एक काम करो ना, सेपरेट पॉइंट बना दो। नेट बैंकिंग का अलग पॉइंट बनाओ, मोबाइल बैंकिंग का अलग पॉइंट बनाओ, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। चलेगा ना? उनको 7 पॉइंट्स का मार्क्स देने दो, बट तुम क्यों सेपरेट कर लो? चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं। सो आई एडवाइज यू कि नेट बैंकिंग का एक पॉइंट बनाओ और मोबाइल बैंकिंग का अलग से पॉइंट बनाओ। 6 पॉइंट्स आर ओवर और 7 पॉइंट्स और ओवर अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो। लास्ट इज आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट है, इमीडिएट मनी ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, उसको आईएमपीएस बोलते हैं। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा आईएमपीएस, इमीडिएट, आईएम इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस। आजकल ये ज्यादा चल रहा है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, लेकिन उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। सेम लॉजिक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, इमीडिएट बेसिस पे होगा। आईएमपीएस, इंस्टेंटली द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट।
So these are the 7 or 8 points. If you convert into 8 points will be there. That's it. So e-banking is done. Now the next part is insurance. ये लास्ट लेक्चर में नहीं हो सकता था e-banking in detail, इसलिए आज के लेक्चर में रखा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता फास्ट। फुर्सत में हमको करना था, इसलिए ये 7 पॉइंट्स कवर हो गए या 8 पॉइंट्स कवर हो गए। द नेक्स्ट पार्ट इज insurance. But before that, let me recap banking and then we will start with insurance. क्योंकि फिर वो बाद में इंश्योरेंस रिकैप करेंगे ना, बैंकिंग क्यों रिकैप करेंगे? तो मेन वन टॉपिक इज ओवर, बैंकिंग का टॉपिक इज ओवर. सो लेट्स रिवाइज ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑल्सो नोन एज वर्चुअल बैंकिंग, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बैंकिंग होता है. फर्स्ट इज एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. मनी इज डिपॉजिटेड और इट कैन बी विड्रॉन थ्रू मशीन. CDM एक फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म था, कैश डिपॉजिट मनी, जहां पे मनी कैन बी डिपॉजिटेड. You can write there 24/7 facilities there, right? रात को 2 बजे भी कर सकते हैं. So this is the biggest advantage of ATM, isn't it? Right? So first point, ATM is done. Second and third, credit cards and debit cards, both are treated as plastic money. Both are considered as plastic money because they perform the function of money only, but they are not in physical money condition. They are in plastic form. So credit cards and debit cards, and the same procedure is there as far as the payee is concerned, recipient is concerned. पेमेंट एक अकाउंट से पैसा जाएगा, दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी. लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक पेज टू द रेसिपिएंट और द पेई एंड देन अकाउंट होल्डर्स रीपे द सेम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो भी हो सकता है. वहां पे नहीं दिया है सर, हाँ तो क्या हुआ, तुम लिख सकते हो, मैं भी थोड़ी पढ़ के बोल रहा हूँ, राइट. डेबिट कार्ड में the amount will be debited or deducted from the account holder's account and credited to the recipient's account or beneficiary's account or payee's account. Okay. To obtain a credit card, no account is required in the bank, but to obtain a debit card, obviously a person must have an account in this account in the bank, right? So credit card, debit card, लेकिन plastic money जरूर लिखना. Then NEFT, RTGS. NEFT means पहले RTGS से अभी स्टार्ट करते चलो. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम मीन्स इमीडिएट टाइम विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, and gross settlement means 1-to-1 transactions are settled on 1-to-1 basis, no bunching, no batches for payment settlement. So this is RTGS, real time gross settlement, no waiting period. अच्छा सर, एक पैराग्राफ था, लेट मी चेक. हाँ, वो पैराग्राफ वापस एक बार पढ़ लेते, सॉरी बाद में रिपीट नहीं किया. वेट, एनईएफटी के बाद, एनईएफटी पहले रिकैप कर लेते हैं. एनईएफटी में ट्रांजैक्शंस एनईएफटी में ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस, नॉट 1-to-1 बेसिस. एक साथ एक अलॉट जाएगा पेमेंट का, ओके. हाफ आवर्ली बेसिस पे होते हैं वो बैचेस. 8 AM to 7 PM का टाइम दिया है. And the last part is, you can see here the main difference NEFT में second paragraph में third last line, NEFT में second paragraph में third last line देख लो. The main difference between NEFT and RTGS is that in the case of RTGS, transfer is done on gross settlement basis. What is gross settlement, sir? Batches. बैचेस में नहीं होगा, सॉरी बैचेस में नहीं होगा, माय मिस्टेक. ग्रॉस सेटलमेंट मींस विदाउट बैचेस एंड एनईएफटी में विद बैचेस. सो डिफर्ड वर्ड यूज किया सर. व्हाट इज डिफर्ड? डिफर्ड मतलब पोस्टपोन. इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन होगा सर, आधे घंटे के बाद हो जाएगा सर. सो दैट इज कॉल्ड एज डिफर्ड. डिफर्ड मींस पोस्टपोन. नेट बेसिस वेयर ट्रांजैक्शंस आर बंडल्ड टुगेदर, एक साथ होता है. ये हो गया आरटीजीएस, एनईएफटी. देन नेट बैंकिंग, मनी बैंक, मोबाइल बैंकिंग. नेट बैंकिंग इंटरनेट के थ्रू होता है, थ्रू गैजेट्स. मोबाइल बैंकिंग थ्रू मोबाइल फोन्स होता है. यू कैन ऑपरेट बैंकिंग, यू कैन डू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लाइक एप्लीकेशन फॉर चेकबुक, स्टॉप पेमेंट ऑर्डर, or transferring funds or checking the balances, etc. In case of mobile banking, unique code is there.
You need to give your mobile number. Obviously mobile applications are also there, which is not there in explanation. क्यों नहीं देते पता नहीं, but you can write mobile apps, मत लिखना mobile applications लिखना. Even if you write app, वो wrong तो नहीं दे सकते, but mobile applications you write. There are many mobile applications. अभी almost सारे banks का एक mobile app है अपना अपना, so you can write that. Okay, अभी भी इतना पॉपुलर नहीं है कंसिडरिंग द मासेस, लेकिन बहुत लोग करते हैं फिर भी सिटीज में. या लास्ट पॉइंट IMPS, इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विसेज. सॉरी, नॉट मनी, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, नॉट मनी, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज. IMPS, इमीडिएट पेमेंट होगा फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. सो दैट्स इट, बैंकिंग इज डन. नाउ जो टाइम बचा है उसमें वी विल have an introduction of insurance. Now what is insurance? I'll give you one story, या probably मैंने ये पहले भी डिस्कस की थी, but still let me recap or revise that story again, repeat that story again. मैंने बोला था एक आदमी कल्याण स्टेशन में, no not कल्याण स्टेशन, उल्लासनगर स्टेशन, लोगों को प्रॉमिस करता है कि तुम बिंदास विदाउट टिकट ट्रैवल करो, यू पे मी अ वेरी स्मॉल अमाउंट. if suppose the TC catches you, pay him the entire fine, take the receipt, come to me, मुझे receipt दे दो, I'll reimburse your entire amount. What is reimburse, sir? भर चुक, पहले तुम भर दो, बाद में मैं तुमको पूरा पैसा वापस दे दूंगा. This is nothing but the logic is very as same as insurance. The logic is as same as insurance. This is insurance. लेकिन ये इलीगल था obviously. देखो क्या क्या दिमाग चलाते हैं लोग. Obviously this is illegal, but the thing is, understand this thing, you should grab the opportunities. You should grab the opportunities. जहाँ पे लैक है, जहाँ पे जरूरत है, वहां पे प्रोवाइड करो, ना कि जहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट है वहां पे जाओ. इट इज एडवाइजेबल जिसको थोड़े रिस्क लेना है, मतलब जो थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज आर मेनी. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ करंट सिचुएशन, लॉकडाउन का. बहुत लोगों ने लॉकडाउन स्पेसिफिक एक्टिविटी स्टार्ट कर लिया टू मेक मनी, बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन, राइट. रोते नहीं बैठ सकते. जिन लोगों का चल रहा है, मेरे जैसों का चल रहा है अभी लेक्चर्स, लेकिन देयर आर मेनी पीपल जिन लोग का बिजनेस डूब गया है, व्हाटएवर चल नहीं रहा है, खत्म हो गया है, मतलब फॉर द टाइम बीइंग. तो क्या करेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे? सो उन्होंने कुछ अलग टाइप के बिजनेसेस कर लिए. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. So for some people it is a problem, it is a trouble situation. For some people it is an opportunity. You can some people look at this lockdown period this way, okay, we will spend some time with family also. This is also a very important factor. और अगर पैसे के वांदे हैं तो definitely find some other money opportunity. पैसे ही कमाने तो opportunities है. You have to just observe. एक एक करके मार्केट में ऑब्जर्व करते रहो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. देन यू विल कम टू नो कि अपॉर्चुनिटीज होती है और वहां पे पैसे भी होते हैं. जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है वहां पे मनी इज ऑलवेज देयर. एनीवेज, चलो, दैट इज जस्ट, मुझे रहा नहीं गया इसलिए बात थोड़ी निकली. दिस इज द वंडरफुल एग्जांपल. लॉकडाउन में मैंने एक जगह पे ऐसा देखा भी है कि देयर इज अ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस निकल रहे, वेबिनार्स वगैरह. मास्क होता है, मास्क ऑब्वियसली मास्क का बिजनेस अलग है. मास्क सपोर्टर, so that you need not tie that, and not tie exactly, hold that in your ears. ऐसे पीछे से एक मास्क सपोर्टर. मास्क सपोर्टर का अलग से लोग खरीदेंगे, because mask is an essential thing now. So ये कुछ अलग, क्योंकि मास्क सब लोग बना रहे तो उसमें कुछ कंपटीशन ही कंपटीशन है, वहां पे मार्जिन भी नहीं रख सकते ज्यादा. ये कुछ अलग चीज है.
कीप ऑब्जर्विंग, जस्ट कीप ऑब्जर्विंग, यू विल कम विद न्यू आइडियाज, कुछ नए नए आइडियाज मिल जाएंगे। अगर लोगों की प्रॉब्लम्स देखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपने आप डेवलप हो जाएगा। एंड इफ यू हैव सोल्यूशन फॉर योर टू देयर प्रॉब्लम्स, क्राउड का प्रॉब्लम्स, देन ऑब्वियसली योर बिजनेस विल फ्लरिश। कैपिटल नहीं है, अरे नहीं यार, आजकल तो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो फंड्स करने के लिए तैयार है, फाइनेंस करने के लिए तैयार है। इफ यू हैव अ गुड आइडिया, डूएबल आइडिया कि कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज है उसके रिलेटेड, तो पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी पीपल जो कैपिटल अरेंज कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हमने बैंकिंग में भी देखा था, बैंक्स प्रोवाइड दिस थिंग, आई मीन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट एटसेट्रा। सो इफ यू हैव योर प्रोजेक्ट, इफ यू हैव एन आइडिया विथ यू, देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड, दे कैन इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। उनको वो तो पैसे खाली पड़े, उनके पास सरप्लस मनी है, वो तो चाहते ही है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने मिले। तो आजकल तो ये आइडिया से ही काम चल जाता है। you just can sell the idea and you can earn money, as simple as that. Okay, anyways, चलो आगे बढ़ते हैं। Insurance basic terms we will discuss, and that's it for today, because tomorrow in the next lecture we will cover a very difficult question, very difficult question, and very important question, principles of insurance. Probably 8 लेक्चर में पूरा इंश्योरेंस होगा भी नहीं, पूरा प्रिंसिपल्स होगा भी। देयर आर ओनली 7 प्रिंसिपल्स, देयर आर ओनली 7 प्रिंसिपल्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में पूरे 7 प्रिंसिपल्स हो ही नहीं, सिर्फ 2 या 3 ही हो, तो चलेगा, पर 3 परफेक्ट होने चाहिए। 3 होए तो भी चलेगा। वी विल चेक, लेट मी सी, 7 हो जाए तो अच्छा है, या फिर 3 हो जाएंगे तो भी चलेगा, 3-4। Let's discuss insurance, some terms of the insurance. See, the New India Assurance Company Limited, LIC, these both are public sector companies, government sectors की है। LIC is a statutory body, public sector में ही आती है। FYGC में पढ़ा होगा तुमने। LIC के एक्ट के अंडर बनी है, LIC एक्ट 1956, उसके अंडर LIC body is formed। Statutory corporation है, statutory body है। What is statutory body, sir? Which is formed under a special act like RBI, किया था डिस्कस। न्यू इंडिया एश्योरेंस इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स है, बजाज अलियंस इज देयर, और many insurance companies like, right, मैक्स, ब्रूपा, टाटा, AIG, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है। इट इज टफ कंपटीशन। अर्लियर LIC का मोनोपोली था इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ LIC के पास से ही लेते थे। आज भी कुछ लोग LIC निकालनी है बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, LIC निकालना है, मेरा LIC एजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रांड, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये तो चलता रहेगा, ये तो करेंगे ही, बट मार्क फॉर मी, you will always get a first mover advantage. What is first mover advantage, sir? First mover advantage means अगर तुम किसी फील्ड में पहली बार आ रहे हो, उस फील्ड में पहले कोई नहीं आया, you suppose you find a totally new field, ऐसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर तुमको कोई एक नई फील्ड मिल जाती है, होती है, बस ढूंढना पड़ता है, तो वहां पे तुम पायोनियर बन जाते हो, फर्स्ट वन। और ऑब्वियसली फिर तुम्हारा नाम, अगर तुम उस पर सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो तुम्हारे नाम से वो सेक्टर पहचाना जाता है। I'll give you examples. Xerox निकाल के दो भैया। अरे Xerox is a company, photocopy is the proper term। Xerox निकाल के दो नहीं, लेकिन तुम देखोगे कि दुकान पे Xerox लिखा होता है। Xerox is just a company। और अभी तो उसके मशीन भी नहीं, अभी Epson is famous, Epson के मशीन होते हैं ज्यादा करके, तो Xerox का मशीन तुमको नहीं मिलेगा, but we will call it as Xerox का machine। Understand this thing। ये इतना पॉपुलर हो जाता है because Xerox was the first company। So अगर तुम किसी सेक्टर में फर्स्ट बनोगे पहली बार, नंबर 1 मतलब टॉप पे नंबर 1, ये बात नहीं है, फर्स्ट हो, और तुम्हारा अगर आइडिया चल गया,
तो बात समझो, तुम्हारे नाम से वो सेक्टर पहचाना जा सकता है। टूथपेस्ट पहले भी थे, लेकिन कोलगेट इतने लार्ज स्केल पे लेके आया कि कोलगेट देना इतना पॉपुलर हो गया था। अभी नहीं, अभी पतंजलि और बाकी सबने उसको अफेक्ट कर दिया, लेकिन कोलगेट देना इतना पॉपुलर था। अरे कोई भी लेके आ रहे, कोलगेट लेके आ, इतना पॉपुलर। टूथपेस्ट इज इक्विवेलेंट टू कोलगेट। इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी। और फिर वो बाय डिफॉल्ट वो लोग कोलगेट ही खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी टूथपेस्ट बकवास होता है ऐसा उनको लगता है, और वो ब्रांड जम जाता है। यही LIC था और यही बनने की कोशिश करो स्मॉल स्केल पे, ऑब्वियसली नॉट अ लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल पे ऐसे एक्सीलेंस anyways, or try to do something different, do not follow the train, let the train follow you, ऐसा कुछ करो जिससे ट्रेंड तुम्हारे पीछे आ जाए, ना कि तुम किसी क्राउड में पीछे रहो। कोशिश तो करो एटलीस्ट। ओके, विशेष जनहित में जारी। इंश्योरेंस इज द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। It is a form of risk management primarily used to hedge against. What is hedge, sir? Hedge मतलब minimizing risk. To hedge means to minimize the risk. Risk को minimize करना। Contingent or uncertain loss. What is contingent, sir? कोई घटना, कोई इवेंट अगर हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। कोई अनसर्टन सिचुएशन, अनसर्टन मतलब हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता। एक्सीडेंट हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता। आग लग भी सकती है सर, नहीं भी लग सकती। अगर आग लगेगी तो बड़ा लॉस हो जाएगा सर, आग तो भाई इंश्योरेंस कंपनी भर के दे देगी। अनसर्टन लॉस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। सो व्हाट इज, हु इज इंश्योरर सर? इंश्योरर का मतलब, ओ माय गॉड देखी होगी तो, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर और परेश रावल इंश्योर्ड है। मतलब जो पॉलिसी निकालता है वो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर है। Whereby the insurer agrees to compensate. What is compensate? भरचूक। भरचूक नहीं पता सर, अरे भर के दे देंगे लॉस। The insured against loss. अगर इंश्योर्ड का कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो लॉस भर के दे देगी। The insured has to pay certain fixed, ये प्रोटेक्शन थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी फ्री में देगी, ये प्रॉमिस थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी फ्री में देगी। सो प्रीमियम चार्ज करेगी, certain fixed sum of money on timely basis, और उस मनी को प्रीमियम बोलते हैं। सो यही टर्म्स आगे दिए हैं, some basic terms in an insurance. Insured, spelling mistake है, insured में insured, the person who is protected against certain losses. Insured is known as assured in case of life insurance. याद रखो, यहाँ पे उन्होंने अच्छा दिया है लेकिन आगे उन्होंने मिस्टेक की है। आगे लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस में उन्होंने इंश्योर्ड ही लिखा है, नहीं, यू शुड राइट एश्योर्ड। मतलब समझा नहीं सर? देखो, बाकी सारे इंश्योरेंस के केस में इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, बट व्हेन यू राइट एनी आंसर ऑन लाइफ इंश्योरेंस देन राइट एश्योरर एंड एश्योर्ड। बात तो एक ही है, टर्म चेंज हो जाएगा, बात तो एक ही है। ही इज द पॉलिसी होल्डर। नेक्स्ट, इंश्योरर, द फर्म or person who agrees to compensate. कंपनी भी तो पर्सन है, नहीं समझा? लास्ट ईयर था, देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल यूजुअली नहीं करता, इंडिविजुअल थोड़ी इंश्योरेंस करवाए, एजेंट होता है, और प्रॉमिस एजेंट थोड़ी देता है, प्रॉमिस कंपनी देती है। Who agrees to compensate the insured against losses for a consideration. Now, what is consideration? And remember this thing, consideration means something in return. In return, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे भाई, फ्री में कौन कुछ देता है आजकल? तो इंश्योरेंस कंपनी है जो तुमको प्रॉमिस करने वाली है कि अगर तुमको लॉस हो जाएगा सर तो हम तुमको पैसा भर के दे देंगे। तो ये प्रॉमिस फ्री में नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में that will charge something. तो जो बदले में जो चीज लेते हैं तो बदले में इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होगा सर? कंसिडरेशन होगा प्रीमियम। इंश्योरर इज नोन एज एश्योरर। इंश्योरर इज नोन एज एश्योरर in case of life insurance contracts because he is bound to get some assured. और सर ये बहुत डिफिकल्ट टर्म्स हो रहे हैं, we will stop here only. Sum assured का मतलब सुन लो, पॉलिसी अमाउंट।
ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। ऐसा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में पर्टिकुलर पीरियड के लिए पॉलिसी होती है, तो पीरियड खत्म होने के बाद तुमको पेमेंट मिल जाता है। पॉलिसी अमाउंट इज कॉल्ड एज सम एश्योर्ड। वापस हम डिस्कस करने ही वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस में। सम एश्योर्ड इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए। सम एश्योर्ड मींस पॉलिसी अमाउंट। तो पॉलिसी अमाउंट क्यों नहीं लिखेंगे सर? लाइफ इंश्योरेंस में थोड़े अलग टर्म्स होते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड। और द नॉमिनी विल गेट सम एश्योर्ड ऑन द डेथ। ऐसे समझो कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, टर्म इंश्योरेंस फॉर 20 साल। 20 साल के अंदर मेरी डेथ हो गई तो मेरे नॉमिनी को पैसा मिलेगा। नॉमिनी मतलब रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, मेरी वाइफ हो सकती है, बेटा हो सकता है, फादर हो, कोई भी हो सकता है, उसको पैसा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। अगर 20 साल तक मैं जिंदा रहा तो 20 साल के बाद मेरे हाथ में पैसा आएगा। दोनों में से जो भी घटना पहले घटे, ये वापस आने वाला है, पहले घटे। 20 साल के पहले डेथ हो गई, डेथ के बाद पैसा मिल जाएगा नॉमिनी को। 20 साल तक डेथ नहीं हुई, मुझे पैसा मिलेगा। दोनों में से जो घटना पहले घटे, whichever is earlier. Anyways, sum assured or the nominee will get sum assured on the death of the policy holder. क्लियर है? सो आज और प्रीमियम लास्ट पॉइंट और अदर बाकी भी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर, कंसिडरेशन मतलब मैंने क्या बोला था, जो बदले में मिले वो। तो प्रीमियम कंसिडरेशन है इंश्योरेंस प्रीमियम को, इंश्योरेंस कंपनी को मिलने वाला, जिसके बदले में वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन मतलब जो मिलता है वो, फॉर विच द इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। तो प्रीमियम कौन किसको पे करेगा सर? परेश रावल पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब इंश्योर्ड पे करेगा टू द इंश्योरर। क्लियर? पॉलिसी क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसके बारे में वी हैव टाइम। पॉलिसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में, इफ यू रिमेंबर, दुकान गिर जाती है ओ माय गॉड के मूवी में, यू कैन इमेजिन, अगर नहीं भी देखा होगा तो उसकी दुकान गिर जाती है। अगर नहीं देखा है तो मतलब क्या देखा यार, यू मस्ट वॉच ओ माय गॉड OMG मूवी। लेकिन नहीं भी देखा है तो भी यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि उसकी दुकान गिर जाती है। दुकान गिरने के बाद उसको पता किस रीजन से गिरती है वगैरह, वो सब बाजू में रखते हैं। दुकान गिरने के बाद वो पहले फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वो जाके तिजोरी में से कुछ पेपर्स निकालते हैं। वो पेपर्स मतलब पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जहां पे पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद वो क्या करता है देखो, ओ माय गॉड में वो पेपर्स लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। क्यों जाता है? क्लेम करने कि मेरा लॉस हुआ, मुझे अमाउंट भर के दे दो, आपने प्रॉमिस किया था। सो दैट इज अ क्लेम। लोगों को क्या लगता है क्लेम मतलब पैसे मिल गए? नहीं, क्लेम का मतलब तुम पैसे के लिए डिमांड करोगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। वो क्लेम सैंक्शन भी हो सकता है, यानी कि एक्सेप्ट भी हो सकता है, या रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी उस मूवी में पहले वो रिजेक्ट हो गया था, तुमको पता है रीजन क्या है, और उसमें परेश रावल की गलती थी। परेश रावल की ही गलती थी, क्योंकि क्लॉज में क्लियर दिया था कि एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं होता। अगर उसको वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं समझता तो उसकी ड्यूटी थी पूछने की। ये एक्सक्यूज तुम दे ही नहीं सकते कि वो बोलता है ना कि नहीं सर चौकड़ी मारा था, चौकड़ी मार के दिया था, वहां पे साइन कर दिया मैंने। तो वो बोलता है ना, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल। आपने पढ़ना चाहिए था, वहां पे दिया है कि एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं होता। सो इट वाज हिज मिस्टेक। It is demand made by the insured to the insurer to compensate for loss occurred due to mishap. Mishap मतलब कुछ घटना हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जैसे OMG में हुआ था। उसके बाद जो डिमांड करेगा परेश रावल टू द इंश्योरेंस कंपनी, दैट डिमांड इज कॉल्ड एज क्लेम। ओके, प्रपोजल। नाउ व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल एक्चुअली सबसे पहले होता है, वो तो पहले होना चाहिए था, सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए था। व्हाट इज अ प्रपोजल? सपोज मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी है, तो आई नीड टू गिव एन एप्लीकेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, अ रिटन रिक्वेस्ट। नाउ द रिटन रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज अ प्रपोजल। See, you can
read this. It is a written request by the insured to the insurance company to issue an insurance policy. Formality होता है रे, application देना. It is a written request. Insured, request by insured to issue. अब यहाँ पे एक मिस्टेक किया है. Insured तो पॉलिसी मिलने के बाद बनेगा ना. तो any person. बोर्ड इतना सीरियसली कब लेता है? बोर्ड मतलब देखो, इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय इंश्योर्ड. इंश्योर्ड कैसे हो सकता? इंश्योर्ड तो तब बनेगा ना जब उसको पॉलिसी मिलेगी, तो तब तक वो इंश्योर्ड नहीं होता, तब तक वो कोई मिस्टर एक्स कोई भी पर्सन. सो इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट मेड बाय एनी पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट द इंश्योर्ड. एंड द लास्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर का मीनिंग सुन लो. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, जिस चीज का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, नॉट ओनली इंश्योरेंस, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिस किसी चीज का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस चीज को सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है. उस चीज को सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है. तो यहाँ पे इंश्योरेंस में ऐसा होगा कि जिस चीज का तुम इंश्योरेंस निकाल रहे हो, उस चीज को सब्जेक्ट मैटर कहा जाएगा. सो यू हैव इन योर सिलेबस 3 टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस, लाइफ, फायर एंड मरीन. तुमको 3 टाइप के इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. तो इट रेफर्स टू सब्जेक्ट मैटर और एंटिटी. देखो, लाइफ के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? लाइफ. फायर होगी तो प्रॉपर्टी. फायर नहीं, फायर के केस में फायर नहीं होगा. आग का थोड़ी इंश्योरेंस निकाल रहे हैं. आग से जो लॉस होगा गुड्स को या प्रॉपर्टी को, उसका इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी. सो कार्गो और शिप, मरीन इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस पानी रिलेटेड, शिप जाती है, डिटेल में बाद में डिस्कशन होने ही वाला है. अगेंस्ट द पॉलिसी टेकन. Okay, so these are the terms. Now let me revise फटाफट. So insurance is a written contract or it is a promise made by the insurer to insured to compensate in the case of loss. किसको होगा लॉस? इंश्योर्ड को. लाइफ इंश्योरेंस होगा तो एश्योरर और एश्योर्ड लिखने का. व्हाट इज कंसिडरेशन? सर बदले में मिले तो ये प्रॉमिस इंश्योरेंस कंपनी फ्री में नहीं देगी, उसके बदले में एज अ कंसिडरेशन उसको मिलेगा प्रीमियम. प्रीमियम. व्हाट इज पॉलिसी? सर जहां पे इंश्योरेंस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो. क्लेम? सर क्लेम मतलब पैसा मिलना नहीं, क्लेम मतलब लॉस होने के बाद, मिसहैप होने के बाद परेश रावल जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा टू डिमांड फॉर कॉम्पेंसेशन. दैट डिमांड इज कॉल्ड एज क्लेम. प्रपोजल वो तो सबसे पहले होता है. इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू इशू अ पॉलिसी. मुझे पॉलिसी चाहिए, आप पॉलिसी दे दो. दैट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट. प्रपोजल. सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज का इंश्योरेंस निकाल रहे हो वो, जो भी चीज का इंश्योरेंस निकाल रहे हो वो, it refers to the subject entity, that is life, property, cargo, etc., which is insured against the policy is taken, against which the policy is taken. Okay, so आज यही पे रुकते हैं इंश्योरेंस में. In the next lecture we will discuss principles of insurance. बहुत difficult question है, बहुत interesting question है, बहुत important question है. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day ahead.